राशिद साहब, हमारे प्रोग्राम में बहुत बार गुजरात से भी कई पैनलिस्ट आते हैं, हमारे मित्र कई चैनल्स पर आते हैं। वो उनका कहना है कि संघ ने एक काम तो ये किया था कि गुजरात में जितने भी सरकारी दफ्तर थे वहां पे जो लाइसेंसिंग होती थी वहां आरएसएस के लोगों को बिठा दिया था और वो काम चलाते थे वहां पे उसके द्वारा। तो जिस बात को बिलाल साहब ने कहा कि ये भी माला माल हो गए हैं, रिच हो गए हैं, तो ये माला माल पर उस टेक्निक से आता है जहां पर वो लाइसनिंग का काम शुरू कर देते हैं। आरएसएस के लोग अंदर बिठा दिया हर जगह आरएसएस को कि देखो भी क्या चल रहा है। तो एक आदमी काम करवाने आ रहा है, सरकारी अधिकारी ने काम करना है या मंत्री ने काम करना है, तो बीच में एक व्यक्ति चाहिए। वो बीच का व्यक्ति संघ का व्यक्ति था। तो प्रॉब्लम तब हुई है जो संघ के व्यक्ति कहना शुरू हो गए कि बीजेपी की जो सरकार वाले बंदे काम नहीं करते हैं, ये पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करते। कांग्रेस वाले काम करते, पैसे लेते पर काम कर देते, बीजेपी वाले पैसे लेते काम नहीं करते। दूसरी बात, आरएसएस हमेशा कहता है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, जो हमारा संगठन है वो बड़ा है। लेकिन एक चीज और भी छुप छुपा के कहते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ हम ही थोड़ी करेंगे, समाज भी तो कुछ करेगा। यहीं पर सारी युक्ति उनकी है। वो हिंसा की, घृणा की, वो सारी की सारी जो थ्योरी वहीं से निकल के आती है कि समाज भी तो कुछ करेगा। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ बुरा वक्तव्य देता है, जेनोसाइड की कॉल देता है, नरसंहार की कॉल देता है, बिधुड़ी जैसा व्यक्ति भी आता है, कुछ भी उल्टे सीधे वाक्य बोलता है संसद में खड़े होके, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे। डीएनए में हिंसा और घृणा है, वो गोलवलकर हेडगेवार के टाइम से चली आ रही है, वो नहीं जाएगी। कभी कभी अपने आप को ये उपदेशक और महात्मा बुद्ध बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो जहर है वो वही है, वो मर नहीं सकता अल्टीमेटली। तो समाज भी तो कुछ करेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। इसलिए समाज जो है वो सब वो काम कर रहा है जिसके द्वारा हमारा जो एक सोसाइटी है वो एक डिवाइड होता चला जा रहा है, और हम उस चीज को कई प्रदेशों के अंदर होते हुए देख रहे हैं। राशिद साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। दिनेश सर, आपने सवाल के साथ साथ बाकायदा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, इस पे मुझे बोलना है। लेकिन मैं थोड़ा सा मूल टॉपिक पे जाना चाहता हूँ कि आरएसएस ने मान लिया कि मोदी ने नाव डुबो दी, ये बात, और फिर बिलाल साहब और बाकी बुद्धिजीवी ने कुछ बातें इसके बारे में कही है। मैं एक अपने दृष्टिकोण से एक दो बात रखना चाहता हूँ जिसमें शायद आपके सवालों भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दुनिया में 3 जमातें बनी सर 1920 के बाद। उन 3 जमातों में से एक ये जमात है जिसको हम आरएसएस के नाम से पुकारते हैं, और इसने एक ऐसा जमीन तैयार कर दिया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का एक पेड़ खड़ा हुआ है। ये इसकी बुनियाद थी। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से इस आरएसएस को उन्होंने धता बताते हुए कई बार, मैं आपको आधा दर्जन मिसालें दे सकता हूं कि जब भागवत ने यह कहा कि आप जो हैं संविधान के अंदर फेरबदल करके, यानी कि लोकसभा के माध्यम से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें, ये आरएसएस का मुखिया कह रहा है, लेकिन मोदी जी ने उसको ऐसा दरकिनार कर दिया जैसे किसी आम आदमी की बात हो। इससे पता चल गया था तभी कि मोदी जी जिस एक जमाने तक, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1920 के बाद से जो जमातें बनी, इसने जो अपनी जमीन तैयार की थी, मोदी जी ने अपनी जमीन तैयार कर दी है, और उन्होंने आंखों में आंख डाल करके भागवत से इस बात को कहा। भागवत जी ने कहा कि आप आते हो महाराष्ट्र में, अपने मूल जगह पे भी आ जाया करो। अपने 2 दूत भेजे थे प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन उसके बाद मालूम है क्या हुआ कि वो नागपुर नहीं जाते। पता ये चला कि मोदी जी जिस तरह के इन्होंने लंबे समय में अपनी जमीन बनाई थी, मोदी जी ने गुजरात के अंदर जो नरसंहार हुआ था उसी वक्त से एक उस जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया था, और वो धीरे 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 अडवाणी जी को हटाते हुए और आगे बढ़ते हुए और कारपोरेट को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व का नाम बेसिकली मोदी है। और आज भारत में जो वोट मिलता है, जितना भी पिछले दिनों मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें मोदी का नाम बहुत बड़ा रहा। बाम सैफ या आरएसएस ने अपना अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया तो वो एक लिमिटेड रहा है, लेकिन मोदी जी जब आए हैं तो इस तरह की क्रांति आई कि पूरे हिंदुस्तान का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, और कई जगह हकीकत में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है, और आज भी पड़ता है, भले उसमें कम हो। अब आ जाती है बात कि साहब आरएसएस का जो दखल है, आरएसएस के दखल की बात तो यह है सर, अभी राम मंदिर के अंदर पैसे लूट, मैं कहता हूं हड़पने की बात आ गई है। सत्यपाल ने कह दिया कि आरएसएस का आदमी आया था, 150 रुपए करोड़ रुपए की फाइल लेके आया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 की बात मैं करता हूँ, एक राष्ट्रोदय करके प्रोग्राम हुआ था, राष्ट्र उदय, उसे राष्ट्रोदय कर दिया था। 3 लाख लोग उसमें इकट्ठे किए गए, उसके अंदर एससी समाज और ब्राह्मण समाज सब 3 दिन का खाना लेके आ रहे थे, और भागवत जी मौजूद थे, मैंने उसको खुद कवर किया, और वो साथ बैठ के खाना खिला रहे थे। तो उसमें जो पैसा लगा है, मैं चूंकि उसी मेरठ से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे हैरत ये हो रही थी कि इतना बड़ा इंतजाम किसने किया है, वो बिना सरकार की मदद से तो होने से रहा। तो ये बात कहना कि वो आरएसएस वाले जो हैं पैसा लेने लगे, वो इनका संगठन ही उससे से चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। बात चल ये रही है कि मोदी जी ने दरअसल, आरएसएस ने मान लिया या नहीं मान कि मोदी जी, तो अभी ऑर्गेनाइजर ने भी साल भर पहले कह दिया था कि मोदी खाली मोदी के नाम से जीता नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी जी एक अलग ब्रांड बन चुके हैं और आरएसएस अलग ब्रांड बन चुका है। लेकिन जाहिर तौर पर ये दिखाते यही है कि भाई हम एक ही हैं, लेकिन मोदी जी जो मुंह से शब्द निकाल देंगे, भागवत जी की हिम्मत नहीं है कि उसको हटा दें, ये तय है बात। और भागवत जी के 50 बार शब्द इनडायरेक्ट वे में मोदी जी दरकिनार कर चुके हैं। अब आ जाती है कि वाकई क्या मोदी जी नाव डुबा रहे हैं, आपकी मेन बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की नाव दरअसल डुबो दी है विपक्षी लोगों ने। जो उन्होंने इकट्ठा वोट किया था वो तो किसी तरह से संतुलित है, लेकिन उसमें एक छोटा सा वोट ऐसा था जो ये कहता था मोदी के बाद कौन, या मोदी के सामने कौन। एक ऐसा गठबंधन तैयार करके विपक्ष के लोगों ने उन इंसाफ पसंद लोगों को जवाब दिया है कि भाई हम इकट्ठे हैं और आप अगर आ सकते हैं तो एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। मोदी जी की नीतियों ने दरअसल नैया डुबो दी है। आरएसएस इस बात को कई बार कह चुका कि मोदी अकेले फेस नहीं है जो जता पाए, तो भारतीय जनता पार्टी को उठाने वाले मोदी जी थे बहुत अच्छे लेवल पे, और उसको डुबाने वाले भी मोदी जी इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी इस डिजिटल युग में अपने उस झूठ को बार बार बेच नहीं सकते। आखिरकार उन्हें अपने पुराने उसी मूल मुद्दे पर आना पड़ा कि प्रधानमंत्री पद पे जैसा व्यक्ति बैठा हुआ चित्तौड़गढ़ में कहता है कि टेलर की हत्या कर दी गई, यानी कि आप ये देखिए, प्रधानमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं, कह के गए अमित शाह भी उस बात को, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी आखिरकार राजस्थान में ये बात कह के नहीं आए कि साहब हमने जो है मध्य प्रदेश में बड़ा काम किया है, देश में बड़ा काम किया है, और आपको हम जो है सिलेंडर दे रहे हैं 600 रुपए का, भले वो 500 का दे रहे थे पहले गहलोत, उनको मालूम नहीं था। लेकिन कहने का मतलब ये उन्हें अपने उसी मूल मुद्दे पे आना पड़ रहा है, क्योंकि विदेश नीति बात कर लें, कूटनीति पे बात कर लें, इंटरनल नीति पे बात कर लें, ये हर जगह फेल है। इनका भोंपू बजाते रहते हैं मीडिया रात दिन, लेकिन इनके पास बताने को कुछ नहीं है। इनको मालूम है कि आज भी हिंदी बेल्ट का जो व्यक्ति है, एक हमारे पत्रकार साथी सत्य हिंदी पे ये कह रहे थे कि गोबर पट्टी कहता हूं मैं इसे, तो वो गोबर पट्टी में बैठा हुआ जो ज़ोंबी है ना, उसके दिमाग में इतना गोबर भर गया है कि उसको ये मालूम है कि अगर हमास पे हमला हो रहा है तो यहाँ के पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने एक नया सॉन्ग ये रचना शुरू कर दिया है कि गोया के यहाँ पर भी ऐसी स्थिति हो जाएगी, लिहाजा आप जो है नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाइए। यानी कि हमास की लड़ाई और नेतन्याहू की लड़ाई को वो इनडायरेक्ट वे में इंडिया की लड़ाई बताना चाहते हैं। ये भी चुनाव को जीतने का तरीका है। तो मोदी जी ने इनकी लुटिया डुबो दी है सारी नीतियों पर फेल होकर के, और ये आम आदमी बर्दाश्त देख चुका है। और इनका जो पर्सनल, आखिरी बात है, इनका जो पर्सनल वोट था ना बड़ा संतुलित, उसके अंदर भी 10 से 12% वोट या 7% वोट ऐसा है जो मजबूरी में जाता था इनके पास। मुलायम सिंह को नहीं देना चाहता, मायावती को नहीं देना चाहता, ममता से रुष्ट है, तो कहाँ जाता बेचारा। उसे बस तो चाहिए थी, बस का ड्राइवर मैला था, लेकिन उन्होंने कहा चल बस जो है कबाड़ा है, ड्राइवर के मैले कपड़े हैं, बैठ तो जाता हूँ, चले तो जाएगी। इन लोगों को पसंद नहीं करता। अब राहुल गांधी ने अपनी अगुवाई में आकर के पप्पू की उससे निकलकर एक ऐसा लक्कड़ रख दिया है जो इनके सामने ये बता दिया कि मोदी के बाद सामने कौन, तो मोदी के सामने गठबंधन और उसमें राहुल गांधी। तो ये चीज आ गई है। तो वो 6, 7, 8, 10, 12% वोट भी अब की बार जो ना चाहते हुए भी इंसाफ पसंद वोट जो है वो आ जाएगा राहुल गांधी इस प्लेटफॉर्म की तरफ। तो मोदी जी ने आपका टाइटल बिल्कुल ठीक है, लुटिया डुबो दी है। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस कई साल पहले से कह रहा है। और रही बात आरएसएस की, उसकी बात की, तो मैं आरएसएस के मंत्रालय बता देता हूं ना आपको सर, कौन से 10 साल में कौन कौन से मंत्रालय में आरएसएस के लोग रहे। कभी वो कश्मीर की जिम्मेदारी संभालते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश में आते हैं। वो तो संभालते हैं शुरू से जिम्मेदारी, उसको नहीं करते। क्रेडिट लेना देना, हाँ आरएसएस क्रेडिट कभी नहीं लिया करता था और अब भी नहीं लेना चाहता। वो गाय कहता भी नहीं है क्रेडिट लेने को, लेकिन काम पूरा लेना चाहता है, काम पूरा करना चाहता है। मैंने शुरुआत एक बात से कही थी, 3 जमात। देखिए 1920 के बाद 3 जमातें बनी थी सर, ये टॉपिक से अलग बात है। एक तो है जमात तबलीग, दुनिया में सबसे बड़ी जमात अगर कोई है मुस्लिम वर्ग में तो वो जमात तबलीग है। दूसरी जमात बनी थी नेतन्याहू की, यानी कि यहूदी जमात। और तीसरी जमात बनी थी आरएसएस की।
और दुनिया के अंदर इतना पहले से ही प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए गए थे कि क्या क्या होना है। आपका मैं एपिसोड देख रहा था सर, मैं आपको सलाम करता हूँ। आप आने वाले वक्त के बारे में कैसे कैसे बात कर देते हैं। मुझे तो ये लगता है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ पेशन गोइयां भी पढ़िए। कुछ पेशन गोईज आपके बयान से निकलती हैं जो आपको नहीं मालूम कि वो पेशन गोइयां हैं, यानी कि भविष्यवाणियां हैं, वो होती आ रही हैं। और ये तीन जमातों ने दुनिया को अलग अलग धड़ों में बांटने की बात कर दी। वो जो आप कह रहे हैं वो एक जमाने पहले पेशन गोइयों में आ चुका है, जो आपके मुंह से ऊपर वाले ने निकलवाया। मैं टॉपिक से भटक गया था, माफी चाहूंगा, लेकिन बात यही है जो मोदी जी के बारे में मैंने कही। जी सर। शुक्रिया, शुक्रिया साहब।